बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़्फ़ार। नाज़रीन, दिल की बीमारियां बहुत आम होती जा रही हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। और यही वजह है कि हर इतवार को हम बात करते हैं दिल की बीमारियों के हवाले से। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं मेजर जनरल अज़हर महमूद कियानी साहब, वो हमें ज्वाइन करते हैं इस सफ़र में। अगर बात की जाए दिल की बीमारी की, तो बीमारी हर एक बहुत ही बुरी होती है, लेकिन दिल की बीमारी स्पेशली अगर किसी को लाहक हो जाए तो मरीज़ के साथ साथ उसके घर वाले भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। एक वजह तो ये है कि दिल की बीमारी का अगर इलाज ना करवाया जाए तो ये जानलेवा साबित हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि मरीज़ का इस कदर ख़र्चा हो जाता है कि उसके लिए नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये सब हम बातें करेंगे अपने गेस्ट के साथ जब वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन शुरू में हम बात करना चाहते हैं डेंगू के हवाले से, क्योंकि डेंगू का मर्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे हॉस्पिटल्स के जो वार्ड्स हैं वो काफ़ी भरे हुए हैं। और डेंगू के साथ साथ आजकल कोरोना के पेशेंट्स की तादाद में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे दें डेंगू के हवाले से। ऑल्दो लास्ट वीक भी हमने आपको गाइड किया था, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़े से वार्निंग सिम्टम्स आपको बताए जाएं कि वार्निंग सिम्टम्स क्या होते हैं। अच्छा, जब किसी को डेंगू होता है तो किस तरह से होता है? ये एक मच्छर के काटने से होता है जिसको एडीज़ इजिप्टी कहा जाता है। और ये एक मादा मच्छर होता है। अब इस मच्छर के अंदर ये वायरस मौजूद होता है और जब ये मच्छर आपको काटता है तो ये वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है आपके खून के ज़रिए। और खून में जाने के बाद ये वायरस आपके बॉडी में मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। अब इस मच्छर को आप आइडेंटिफ़ाई कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान तरीका है इसको आइडेंटिफ़ाई करने का। इसके जिस्म पर सफ़ेद और काली धारियाँ होती हैं जो कि एक नॉर्मल मच्छर के ऊपर नहीं होती। तो इसलिए आप इसको ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अब ये मच्छर पाया कहाँ जाता है? तो ये मच्छर जो है ये हर उस जगह पर पाया जाता है जहाँ पर पानी जमा हो। जिस तरह के गमलों में जो पानी होता है जमा हो जाता है। फिर हम परिंदों के लिए पानी जो जमा करके रखते हैं उसमें भी ये पाया जाए। और एसी से जो पानी ड्रिप हो रहा होता है उसमें ये अफ़ज़ाइश पाता है। बिस्तरों के नीचे और पर्दों के पीछे भी ये अफ़ज़ाइश पाता है। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करने से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आप इनको स्प्रे से कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। लेकिन साथ-साथ आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने। ऑल्दो कि गर्मी का मौसम है, दिल करता है कि हाफ़ स्लीव्स पहने जाएँ और काफ़ी गर्मी भी लगती है, हब्स का मौसम भी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप को इस मच्छर से और इस बीमारी से बचाएँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, इनको इस्तेमाल करें और फुल स्लीव्स कपड़े पहनें। इसके अलावा मॉस्किटो नेट्स भी काफ़ी इसमें फ़ायदेमंद होते हैं, उनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अच्छा, ये मच्छर काटता कब है? ये भी बहुत ही अहम बात है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। मलेरिया के मच्छर के बरतरफ ये एक इस तरह का मच्छर है जिसको डे टाइम फ़ीडर कहा जाता है। डे टाइम फ़ीडर का मतलब ये है कि ये अलग सुबह फ़जर के टाइम पे काटता है और इसी तरह मगरिब के टाइम पे भी ये काटता है लोगों को। तो इन टाइम्स पे लोग यूजुअली वॉक करने निकलते हैं, तो उस वक़्त आपने काफ़ी कोशिश करनी है कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें। अच्छा, अगर आपको सिम्पटम्स आना शुरू हो जाएँ तो वो क्या होंगे? ये थोड़ा-सा मैं बताती चलूँ। इसके सिम्पटम्स में ये है कि आपको बहुत ही तेज़ बुखार होता है। शुरू के जो 4-5 दिन हैं उनमें आपको बहुत तेज़ 103, 104 बुखार हो सकता है। यहाँ पर कॉलर हैं नाज़रीन हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? अ, बसीरत से बात कर रही हूँ मुज़फ़्फ़राबाद से। जी, बसीरत, सवाल पूछें। जी मैम, मुझे ये पूछना है कि ये डेंगू और दूसरे बुखार में क्या फ़र्क है और डेंगू की अलामात क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं वही बता रही थी, मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बताती हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। तो जिस तरह कि नाज़रीन मैं बता रही थी कि इसमें जो बुखार होता है वो शुरू के 4-5 दिन बहुत ही तेज़ बुखार होता है। तकरीबन 104 तक ये बुखार चला जाता है। और इसमें अगर आप दवाई लेते भी हैं तो थोड़ी देर के लिए जो बुखार है वो आपका नीचे जाता है, लेकिन उसके बाद बुखार दोबारा से आ जाता है।
तो शुरू के जो 4-5 दिन हैं ये काफ़ी मुश्किल गुज़रते हैं इस तरह से कि बुखार टूट नहीं रहा होता और इंसान का कुछ भी खाने-पीने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन इसमें आपने ये ख़्याल रखना है कि आपने पैरासिटामॉल यूज़ करनी है। कोई भी ऐसी दवा जिसमें एसिटामाइनोफ़ेन ना हो, यानी कि एस्पिरिन है या फिर आइबुप्रोफेन है, इनको आपने अवॉइड करना है। इसी तरह एंटीबायोटिक को आपने अवॉइड करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या आपने इस्तेमाल करना है। दोबारा अलामात की तरफ चलते हैं कि एक तो आपको बुखार होगा, दूसरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आँखों में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द आ रहा होता है। जिस तरह कि अगर आप आँखों की मूवमेंट्स करते हैं, राइट या लेफ़्ट देखते हैं, तो आपको दर्द महसूस होता है और ये इसका एक क्लासिक सिम्पटम है जो कि आपको बताता है कि आपको डेंगू हो गया है। इसी तरह आपको नाक के नीचे पेट में दर्द होता है, मतली भी आ सकती है, बाज़ लोगों का पेट भी ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जिस्म पर छोटे-छोटे सुर्ख़ रंग के दाने भी बन सकते हैं। पेशाब भी जो है वो बाज़ लोगों का बंद हो जाता है। तो ये वो सारे सिम्पटम्स हैं जिन पर आपने नज़र रखनी है। 5 दिन आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार रहता है और 5 दिन के बाद बुखार टूट जाता है और ये वो 2 दिन होते हैं, छठा और 7वां दिन, जिसमें पेशेंट ये समझता है कि वो ठीक हो गया है, लेकिन असल में वो ठीक नहीं हुआ होता। ये एक ऐसा फ़ेज़ होता है जिसमें जो आपकी खून की रगें हैं, उसमें से मवाद लीक होना शुरू हो जाता है और ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। इसमें आपने कोई एक्सर्शन नहीं करनी है, आपने ये नहीं समझना कि मैं ठीक हो गया हूँ, आपने इस टाइम में भी रेस्ट करना है। और आपने ये जो मैंने अलामात बताई हैं कि जिस तरह ग़ुनूदगी आ जाना या कै का आना या आँखों के पीछे बहुत सीवियर दर्द होना, इसी तरह आपके दांतों में से अगर खून आना शुरू हो जाए या फिर आपके छोटे पेशाब में या बड़े पेशाब में खून आने लग जाए, तो ये सारे वार्निंग सिम्पटम्स हैं और इनका मतलब ये है कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। एक और कॉलर ने हमें जॉइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कॉल ड्रॉप हो गई है यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर ये वाली अलामात आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। साथ आपने टेस्ट कौन-कौन से करवाने हैं, तो इसमें आपने सीबीसी ज़रूर करवाना है, ठीक है? सीबीसी में हम आपके प्लेटलेट्स देखते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस बुखार में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और वाक़ई ऐसा है। प्लेटलेट्स आपके जिस्म में ऐसे खून के खुलिये हैं जो कि ब्लीडिंग को रोकते हैं। तो अगर प्लेटलेट कम हो जाता है तो इंसान के जिस्म के अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है जो कि जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए प्लेटलेट काउंट पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं उस पे भी आऊँगी कि प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए। थोड़ा-सा हमने वार्निंग सिम्पटम्स की बात की। छठे और 7वें दिन के बाद आपकी तबीयत दोबारा से ख़राब होना शुरू होती है और इस टाइम में फिर से आपको बुखार चढ़ना शुरू होता है। लेकिन ये बुखार जो होता है ये इतना तेज़ नहीं होता। जिस तरह कि मैंने बताया कि शुरू के जो 5 दिन हैं उनमें 104 तक बुखार जाता है। तो ये 7वें दिन के बाद आपको बुखार चढ़ेगा, लेकिन ये माइल्ड फ़ीवर होगा तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। इसमें भी आपने यही करना है कि बुखार के लिए आपने पैरासिटामॉल लेनी है और आपने जिस कदर हो सके रेस्ट करना है। अब आ जाते हैं कि इस बीमारी में फ्लूइड्स कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्लूइड्स इस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि इसका जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो पैरासिटामॉल और फ्लूइड्स है, तो ये गलत नहीं होगा। फ्लूइड्स इसमें आप जिस कदर हो सके आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं और एक तरीका ये है जानने का कि आप इनफ फ्लूइड ले रहे हैं कि नहीं, कि हर 6 घंटे में आप अगर एक दफ़ा वॉशरूम जा रहे हैं छोटे पेशाब के लिए, तो इसका मतलब है कि आपकी फ्लूइड इनटेक ठीक है। अगर इससे कम जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्लूइड्स इनफ नहीं ले रहे, तो आपने फ्लूइड इनटेक को बढ़ाना है। अगर आपको खाली फ्लूइड इतना अच्छा नहीं लगता तो आप जूसेस बना के पी सकते हैं। कौन-कौन से जूसेस इसमें बेहतरीन रहते हैं, तो आप सेब का जूस पी सकते हैं। इसी तरह पपीता भी इसमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं अली इफ्तिखार बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, अली, सवाल पूछें। अच्छा, मैंने सवाल ये करना था मैम कि मैंने डेंगू का टेस्ट करवाया था तो वो पॉज़िटिव आया है। तो ठीक है, एक तो मैंने ये सवाल करना था कि इसमें मेडिसिन वग़ैरह हम क्या इस्तेमाल क कर सकते हैं? ठीक है, और दूसरा ये है कि खाने-पीने में क्या एहतियात की जाए ठीक इसमें? है। और जी। ये तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था मैम कि इसमें कोई एहतियाती तदबीर इस हवाले से भी करनी चाहिए कि ये कोई
किस तरह से फैल फैल सकता है हुँ। और घर में क्या एहतियात की जाए? ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, आपने कहा कि इसमें मेडिसिन कौन-सी इस्तेमाल करनी चाहिए, तो पैरासिटामॉल इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए? तो वही मैं बता रही थी कि जिस कदर हो सके फ्रूट खाइए और पपीता इसमें कहते हैं कि बहुत ही अच्छा होता है। पपीते से प्लेटलेट्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो जिस कदर हो सके पपीता आजकल अवेलेबल भी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एहसान है कि जब भी कोई बीमारी आती है तो उसकी तरफ से जो हल होता है या जो फ्रूट उसमें बेहतरीन होता है वो उसी मौसम का फ्रूट होता है और पपीता आजकल इजीली अवेलेबल है तो वो आप खा सकते हैं। इसी तरह जूस आप किसी भी चीज़ का पीजिए। स्पेशली आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, मुंह का जायका काफ़ी ख़राब हो जाता है, तो आप एक सेब लीजिए, थोड़ा-सा अनार लीजिए, उनको ब्लेंडर में पानी के साथ, फ्लूइड के साथ ब्लेंड कर लीजिए। एक पतला सा फ्लूइड सा एक शरबत सा बना लीजिए और उसको पीते रहिए। और इसी तरह किसी भी फ्रूट का आप जूस बना सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी जो है वो अफ़ाका होगा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा। जी, तो ये आपने करना है और आपने पूछा एहतियात क्या करनी चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा सवाल था। स्पेशली जब डेंगू किसी को हो जाता है, तो अगर उस शख्स को कोई मच्छर काटे और वो मच्छर किसी दूसरे शख्स को काटे, तो डेंगू इस तरह से एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसमिट हो जाता है। तो जिस शख्स को डेंगू हुआ हो, उसको चाहिए कि वो अपने आप को कवर करके रखे ताकि और मच्छर उसको ना काटें, ताकि वायरस जो है वो ट्रांसमिट ना हो सके। ठीक, दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप कोशिश करें कि आपके घर में कहीं पर पानी खड़ा ना हो। आप जो है मच्छरों वाला स्प्रे, नॉर्मल जो स्प्रे होता है मच्छरों के लिए, वो अपने घर में ज़रूर करवाइए, लिफ्ट्स में करवाइए, पर्दों के पीछे, बेड्स के नीचे करवाइए, बच्चों को स्पेशली मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाइए, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है कि आपको तेज़ बुखार चढ़ रहा है, तो फ़ौरन से बच्चे को या घर में जिसको भी है उसका टेस्ट करवाइए। NS1 एंटीजन टेस्ट इसके लिए जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। फिर CBC भी रिपीट इसके लिए किया जाता है ताकि प्लेटलेट काउंट पे नज़र रखी जा सके। इसी तरह इसमें ल्यूकोपीनिया भी हो जाता है। वो क्या होता है, आपके जो WBC काउंट होता है, जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं खून के, वो खुलिए जो कि इन्फेक्शन फ़ाइट करने में मदद करते हैं, वो भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इंसान को बहुत ईज़िली दूसरे किस्म के इन्फेक्शंस होने का ख़तरा होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि CBC रिपीट करवाते रहें, फ्लूइड्स लें, रेस्ट करें और एक्सर्शन को अवॉइड करें। तो ये तो सारी एहतियाती तदाबीर हो गई जो हमने आपको बताई हैं। इसके साथ प्लेटलेट की तरफ आते हैं कि प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट काउंट जो है वो हमारा फॉल कर रहा है। तो लेट मी टेल यू कि प्लेटलेट काउंट फॉल करता है इसमें और हर शख्स का करेगा। तो आपने क्या करना है कि उस पे नज़र रखनी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डेंगू के मर्ज़ के हवाले से। हमने बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपको दी, लेकिन एक पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहती हूं वो प्लेटलेट्स के हवाले से है कि डेंगू के मर्ज़ में प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा फॉल कर जाते हैं और लोग इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो 150 से अगर आपके प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अब तकरीबन आपके अगर 20,000 तक भी फॉल कर जाते हैं तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि परेशानी की कोई बात नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कहीं से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिस तरह के नाक से, आपके दांतों से, आपके छोटे पेशाब में या बड़े पेशाब में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा कै आने लग जाती है जिससे आपका बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस वगैरह होने लग जाए, तो फिर आपको इमिडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए बर वक्त, क्योंकि
ब्लीडिंग से खुदा न खास्ता मौत भी वाक़ई हो सकती है। और आजकल तकरीबन 10,000 तक प्लेटलेट्स जब फॉल करते हैं तब डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपने प्लेटलेट्स लगवाने हैं। ये तो बात हो गई डेंगू के हवाले से। कुछ मैं जनरल टिप्स देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी गुजारें तो आपको चाहिए कि स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी में कम से कम कीजिए, और उसका यही तरीका है कि जो गुज़र गया उसको भूल जाइए और आज में ज़िंदा रहिए। फ्यूचर के बारे में वरी ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक हद तक ही आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, कुछ अमल कर सकते हैं। प्लानिंग ज़रूर कीजिए फ्यूचर के लिए। इसी तरह ये है कि अपने दिल को साफ़ कीजिए, कदूरतें मिटाइए, और नींद जो है वो 6 से 7 घंटे ज़रूर लीजिए। इसी तरह आप सादा ग़िज़ा खाइए। सादा ग़िज़ा खाने से इंसान फ़िट रहता है और उसको बोझलपन भी महसूस नहीं होता, उसकी जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहती है। इसी तरह आपने वॉक ज़रूर करनी है। कोशिश कीजिए कि दिन में 30 मिनट ज़रूर वॉक करें, क्योंकि वॉक करना काफ़ी इफ़ेक्टिव है आपके माइंड के लिए भी और आपकी बॉडी के लिए भी। इसी तरह आपके जॉइंट्स भी जो हैं वो काफ़ी बेहतर रहते हैं। यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दोस्त मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ जी, नौशेरा से। जी, सवाल पूछें। ये आपने तो कहा पैरासीटामोल, ये जी, मेरे जी। पास एक टेबलेट्स है जी, जी। डाइजेसिक पी, इसमें पैरासीटामोल शामिल है, जी, जी। तो क्या ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं? डाइजेसिक जो है वो पेट डा- के मसाइल के लिए है, उसमें पैरासिटामॉल ऐड हुई हुई है आप कह रहे हैं। लेकिन आपको तब तक कोई और दवाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपको कोई और अलामत नहीं आ रही। तो बुखार नीचे लाने के लिए आप कोशिश करें कि पैनाडोल जो कि खाली पैरासिटामॉल है वो इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, इनका बड़ा अच्छा सवाल था। मैं ये भी बताती चलूँ कि कोई एंटीबायोटिक इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एसिटामिनोफ़ेन आप सिर्फ़ इस्तेमाल कर सकते हैं, एस्पिरिन नहीं इस्तेमाल करनी, आइबुप्रोफ़ेन नहीं इस्तेमाल करनी, एनसेड नहीं इस्तेमाल करनी, ठीक है? अच्छा, हम दोबारा से बात करते हैं कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल किस कदर इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता रही थी कि आपके जॉइंट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रहता है अगर आप वॉक करते हैं। और जिस तरह कि मैंने कहा डेंगू का सीज़न है तो वॉक करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि आपने कवर्ड क्लोथिंग इस्तेमाल करनी है। इसी तरह बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, तो जब बीमारी आ जाए तो उस पर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैं किसी को बीमारी देता हूँ तो उसके साथ शिफा भी मैं ही देता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।